किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप को रखा गया और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म थे तो उस पर नेट फोर्स आया 0। जो ओपन लूप है और बी यूनिफॉर्म है तो उस पर फोर्स आएगा F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एल का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द करंट कैरिंग वायर। लेकिन चूंकि क्लोज लूप का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 हो गए और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में फोर्स हो गए 0। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई क्लोज लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, फोर्स तो 0 हो गए, क्या उस पर टॉर्क एग्जिस्ट करेगा? और अगर एग्जिस्ट करेगा तो किस किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा? तो हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप को रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस करंट कैरिंग वायर का वजह से नहीं, करंट कैरिंग वायर जो है उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी करंट कैरिंग लूप पे टॉर्क कितने लगाएंगे? फोर्स तो 0 हो जाएगा अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके लिए ऐसा है कि कुछ सिचुएशन ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, यूनिफॉर्म लेके ही चलो पहले स्टार्ट करते हैं कि इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो 3 डायग्राम खींचेंगे। एक केस में ऐसा कंसीडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है और करंट कैरिंग वायर जो है वो रेक्टेंगुलर शेप लेके अभी स्टार्ट करते हैं, बाद में रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। तो अगर कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है इस तरीके से तो उसका पोजीशन पहले इस पोजीशन पे रखते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा, लेकिन बोर्ड में 2 डायमेंशन में ही दिखाना है तो थोड़ा इसलिए इमेजिनेशन को तुम्हें रखना पड़ेगा। इमेजिन करोगे चीज़ों को कैसे रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट में है और यहाँ पे करंट कैरिंग लूप इस तरीके से हो गए। तो थोड़ा मैं इसको इस तरीके से दिखाता हूं। तो ये हो गए करंट कैरिंग लूप, लेकिन ये बेसिकली बी के इस तरीके से परपेंडिकुलर है, लेकिन चारों साइड दिखे इसलिए मैंने ये 2 साइड डॉट से दिखाया। पीछे का पार्ट है और ये सामने का पार्ट है। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले सोचेंगे कि ये चारों पार्ट पे फोर्स किधर लग रहा है। तो अगर ये जो वर्टिकल पार्ट पीछे है उस पे F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी से चलेंगे, राइट हैंड रूल, एल क्रॉस बी। तो करंट के अलोंग एल वेक्टर हो गया, बी इधर की ओर है, तो इसका मतलब फोर्स किधर हो गया? तो एल इधर है, बी इधर है, तो ऐसे तो नहीं, इस तरीके से एल क्रॉस बी, एल और बी राइट में, तो एल क्रॉस बी, यानी फोर्स इस पे इनवर्ड की ओर लग रहा होगा। मतलब अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो इस वाले पे फोर्स कुछ इनवर्ड ऐसे अंदर की ओर लगा होगा और इस वाले पे फोर्स जस्ट उसके एग्जैक्टली अपोजिट। एक्चुअल में इस तरीके से है तो ये फोर्स इनवर्ड, ये फोर्स आउटवर्ड, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, इस तरीके से इनवर्ड आउटवर्ड। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट सेम, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम, बी सेम। और इस वाले पार्ट पे देखेंगे और इस वाले पार्ट पे देखेंगे तो यहां पे करंट इस तरीके से बाहर आ रहा है, तो एल वेक्टर इस तरीके से बाहर की ओर है, एल, और बी इस तरीके से लेफ्ट में। तो आई इंटू एल क्रॉस बी, देख रहे हो, तो एल क्रॉस बी इस हिस्से पे ऊपर बनेंगे और अगर इस हिस्से पे ऊपर बनेगा तो इस हिस्से पे नीचे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या हो गया फोर्स का डायरेक्शन इस पे? तो इस पे ऊपर की ओर और इस पे नीचे की ओर। तो कुछ मार्क कर देते हैं, चलो ये F1, F2, F3, F4। एक साइड का लेंथ, इस वाले का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं L
और ये साइड का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं b। L और B, और N हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, L हो गया लेंथ, B हो गया विड्थ। तो यहां पे सारे फोर्स जो है ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट। तो ऐसे केस में सारे फोर्स का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? तो टोटल फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड 0 होना ही है। अगर बी यूनिफॉर्म लेके चल रहा है तो क्लोज लूप पे नेट फोर्स 0। लेकिन क्या इसमें रोटेशन का सेंस बनेगा क्या? टॉर्क का केस बनेगा क्या? तो ये दोनों फोर्स इसको ऊपर और नीचे इस तरीके से खींच रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, और ये दोनों फोर्स भी इस तरीके से एक अंदर की ओर खींच रहा है, एक बाहर की ओर खींच रहा है। लेकिन ये दोनों फोर्स एक ही लाइन से पास कर रहा है, ये दोनों फोर्स भी इसी लाइन से पास कर रहा है। तो सेंटर से देखो तो ये फोर्स इसके भी सेंटर से पास किया, ये फोर्स भी सेंटर से, सारे फोर्स सेंटर से पास कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिले। तो इसलिए इस केस में टॉर्क भी क्या हो जाएगा? 0। तो यहां फोर्स भी 0 हो गए, टॉर्क भी 0 हो गए। एक वेक्टर हमने बनाया था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जब हम लोग रिजल्ट डिराइव किए थे किसका? करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का, एक्सिस पे। तो जब यहां एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया था तो एक वेक्टर यहां पे डिफाइन किए थे, याद है? एम, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको लिखा गया था NIA। N हो गया था नंबर ऑफ टर्न्स, करंट I, A एरिया। तो इस केस में भी ये करंट कैरिंग लूप है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होंगे? तो अगर यहां पे सामने खड़े होकर हम लोग देखें तो करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब, तो जो इसके अपने करंट के वजह से B का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और ये सब चीजें काफी डिटेल में जब मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया था तो वहीं पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को भी बताया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, करंट ऐसे घूम रहा है तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सामने आ जाएगा। मींस M वेक्टर को अगर इसमें दिखाया जाए तो M वेक्टर इधर की ओर आया, तो इसका मतलब यहां पे क्या सिचुएशन बन रहा है? M और B दोनों पैरेलल हो रहे हैं। इस केस में वेक्टर M पैरेलल टू B बन रहे हैं और टॉर्क का केस 0 हो रहा है। M का मतलब करंट अगर I है, नंबर ऑफ टर्न्स यहां N है, तो जो M वेक्टर होगा वो कितने हो जाएंगे? तो M को मैं यहां साइड में अलग से कैलकुलेट कर देता हूं क्योंकि हर केस में एक ही रहेगा। तो M का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स N, करंट I और एरिया A, जो कि किसके बराबर? NI, और एरिया यहां पे लेंथ इंटू विड्थ LB। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, एरिया इस केस में रेक्टेंगुलर लूप में L इंटू B होते हैं, बाकी सर्कुलर लूप होता तो एरिया को पाई r स्क्वायर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पहले हम लोग ऑलरेडी जब करंट मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया था बॉयड-सेवर्ट्स लॉ से सर्कुलर वायर का एक्सिस पे, उस समय डिस्कस किए थे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों वेक्टर एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हो गए। टॉर्क का वैल्यू 0 है, फोर्स का वैल्यू 0 है। अब थोड़ा इस लूप को घुमा के देखते हैं। तो ऐसा है कि अभी लूप इस तरीके से थे कि M और B पैरेलल हो गया। अब लूप को ऐसा घुमाते हैं कि M और B परपेंडिकुलर हो जाए। तो पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर ये दोनों सिचुएशन देख लेते हैं। तो चलो मैग्नेटिक फील्ड B तो इस तरीके से यूनिफॉर्म में ही रख देते हैं राइट में, और कॉइल को इस तरीके से रखते हैं कि M वेक्टर हमें ऊपर की ओर आ जाए, मतलब इधर की ओर आ जाए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर M। तो इसका मतलब लूप को हमने ऐसे कर दिया। तो अब लूप कैसा दिखने वाला है? इस तरीके से। क्लियर है? ये लेंथ वाला पार्ट B के पैरेलल आ गया, करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये साइड L और ये साइड B, करंट इस तरीके से सर्कुलेट किया।
तो करंट अगर इस तरीके से सर्कुलेट करेगा तो ऊपर से देखेंगे तो करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर हो गए। तो यहां पे एम और बी परपेंडिकुलर के सिचुएशन बन रहे हैं। इस केस में बोल सकते हैं वेक्टर एम इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सम ऑफ फोर्स तो जीरो ही होना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म ले रहा है। लेकिन इस केस में देखते हैं जरा टॉर्क क्या बनता है। तो टॉर्क के लिए पहले फोर्स देखने पड़ेंगे। तो फोर्स किधर आएगा, तो सबसे पहले इस वाले पार्ट पे देख लेते हैं। तो इस वाले वायर में जो L और B है दोनों पैरेलल है, तो जब L और B पैरेलल हो गया तो F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी से, तो L क्रॉस B पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो इस वाले पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो होगा, इस वाले पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो। तो ये जो दोनों साइड है इस पे मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स जीरो हो गए। लेकिन ये जो राइट साइड में है उस पे क्या हो जाएगा, तो करंट यहां अंदर जा रहा है, तो देख रहे हो L क्रॉस B फोर्स नीचे लगे, तो इस वाले पे फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, जिसको यहां F1 और F2 दिखाए थे, यही प्लेन इस तरीके से। तो इस पे नीचे, तो इस वाले पे फोर्स लगेगा ऊपर। तो एक तरीके से F1 जो है वो यहां हो गए और F2 इधर हो गए। तो इस केस में ये जो F3 और F4 था वो एग्जिस्ट तो कर रहा था, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपोज करके नेट जीरो हुआ। यहां पे इस दोनों वायर पे F3 और F4 के वैल्यू ही जीरो है, क्योंकि L वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है, इसमें L वेक्टर और B वेक्टर एंटी पैरेलल है। तो F3 और F4 इस केस में जीरो है, इस वायर पे फोर्स नहीं है। इसके लिए बोल सकते हैं F3 जीरो और इस वाले पे बोल सकते हैं F4 जीरो। लेकिन F1 और F2 जो हो गए वो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन एक दूसरे के बीच में देखो तो सर्टेन डिस्टेंस यहां पे बन गए। यहां F1 F2 एक ही लाइन से पास कर रहे थे, यहां F1 F2 एक लाइन से नहीं पास कर रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया यहां से यहां L। ये डिस्टेंस को हम लोगों ने L लिया है। और F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो L और B परपेंडिकुलर है, तो जब L और B परपेंडिकुलर हो गए तो F इक्वल टू आई एल बी। तो करंट I, इस वायर का लेंथ को हमने B लिया है, तो आई बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये किसी एक कंडक्टर पे फोर्स हो गए, और अगर ऐसे ऐसे यहां पे n टर्न है तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा इंटू n नंबर ऑफ टर्न्स। और फोर्स का फार्मूला आई एल बी, एल मतलब इसका लेंथ B लिए हैं स्मॉल b, और मैग्नेटिक फील्ड B हो गए। L और B दोनों परपेंडिकुलर है, F1 भी इतने ही होंगे, तो F1 और F2 दोनों का वैल्यू सेम। और दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हो गए, तो ये वाला जो साइड है ये L। तो टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, तो अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है तो उसमें से किसी एक के मैग्नीट्यूड को ले लेंगे और दोनों के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको कंसीडर करेंगे। तो टॉर्क हो जाएगा I स्मॉल b कैपिटल B नंबर ऑफ टर्न्स n इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो तो उसको कपल का भी केस बोलते हैं। तो उस दोनों फोर्स में सिर्फ एक ही का मैग्नीट्यूड लेना है और दूसरे फोर्स से इस फोर्स पे जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई किया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां L हो रहा है। तो N I स्मॉल b कैपिटल B इंटू L। तो ये जो फार्मूला हो रहा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, N I एरिया। तो N I एरिया मतलब L इंटू B। तो इसका मतलब देखो तो ये क्या हो गया, M इंटू B। इसका मतलब इस केस में टॉर्क का वैल्यू हो गया MB, और M वेक्टर और B वेक्टर यहां पे परपेंडिकुलर है। तो जब M और B दोनों पैरेलल है तो टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। लेकिन जब M और B परपेंडिकुलर है तो उस केस में टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क का वैल्यू यहां MB है, टॉर्क का वैल्यू हो गया MB। तो इसका मतलब थीटा जीरो होने से टॉर्क जीरो, थीटा 90 होने से MB, थीटा 90 का मतलब एंगल बिटवीन M एंड B। तो M और B परपेंडिकुलर है तो टॉर्क का वैल्यू MB।
तो अब ऐसा कुछ सिचुएशन करते हैं कि ये तो दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया, बीच में सेट करते हैं कि एम और बी के बीच का एंगल थीटा हो जाए, तो वो रिजल्ट को जनरलाइज करे हो जाएगा और उस रिजल्ट को थीटा के टर्म में जनरल करेंगे और थीटा 0 और 90 पुट करने से ये आंसर हमारा मैच करना चाहिए। समझने के लिए मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं और अब जो है एम और बी के बीच में एंगल होना चाहिए। तो एम और बी के बीच में एंगल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ये कॉइल इस पोजीशन पे है तो एम और बी पैरेलल है, इसको रोटेट किए इस पोजीशन पे लाए तो 90 डिग्री हो गए, लेकिन अब इसको रोटेट करते हुए बीच में छोड़ देते हैं तो यहाँ पे एम और बी के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो वो सिचुएशन का आप डायग्राम खींचते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म और करंट कैरिंग लूप को अब इस तरीके से रखना है। क्लियर है? तो करंट कैरिंग लूप कुछ हद तक ऐसा नजर आएगा। ये वाला साइड लेंथ हम लोग B ले रहे हैं और ये साइड लेंथ हम लोग L कंसीडर किए हैं और करंट का डायरेक्शन ये हो गया I। तो देख सकते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो राइट हैंड से अगर इस एंटी क्लॉकवाइज फिंगर को घुमाया जाए तो थंब हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये वेक्टर हो गया M, ये हो गया B, तो हम लोग देख सकते हैं आसानी से कि M और B के बीच का एंगल हो गया थीटा। तो थीटा 90, थीटा 0, इसी के दो एक्सट्रीम केस, ऐसे घुमा देंगे तो थीटा 0, ऐसे कर देंगे तो थीटा 90। तो अब थोड़ा इस रिजल्ट को देखते हैं, इससे हमारा रिजल्ट जनरलाइज हो जाएगा। तो अब जो फोर्स लगेंगे इस वाले पार्ट पे F1, इस वाले पार्ट पे F2, तो करंट कैरिंग वायर तो यहां बाहर की ओर है, तो F1 किधर हो जाएगा, I इंटू L क्रॉस B, ऊपर की ओर ही। तो इस पे फोर्स लगेगा F1 ऊपर की ओर ऐसा, तो इस पे फोर्स लगेगा F2 नीचे की ओर। तो F1 F2, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों एक लाइन से पास नहीं हो रहा है। अब दोनों के बीच में देखा जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है कुछ ना कुछ। तो ये F1 F2 ऐसे भी सोचो, एक कॉइल है, एक फोर्स तुम ऊपर लगाओ, इधर वाले पे फोर्स नीचे लगाओ, तो ये किधर इसको रोटेट करने का कोशिश करेगा, तो अगर इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो क्लॉकवाइज रोटेट होने का मतलब MB की ओर आने का कोशिश करेगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन पे कॉइल है तो ये रोटेट करके इधर आने का कोशिश करेगा। इसका मतलब थीटा 0 बनाने का कोशिश करेगा, और थीटा 0 का मतलब टॉर्क 0, और टॉर्क 0 मतलब रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो ये सिचुएशन रोटेटरी इक्विलिब्रियम का केस है, तो इस सिचुएशन से ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करेगा, इसलिए यहां पे टॉर्क क्लॉकवाइज मिल रहे हैं। और ये जो दोनों वायर है इस पे जो फोर्स मिलेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट, जो F3 और F4 है। तो जैसे ये कॉइल में F3 F4 अपोजिट दिख रहा है, तो अगर इसको घुमाते घुमाते 90 पे चले गए तब तो F3 F4 0 हो गए, क्योंकि वायर पैरेलल है। लेकिन यहां पे L और B पैरेलल नहीं है, तो इस केस में F3 और F4 दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक लाइन से पास करेगा। तो F3 और F4 का टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। टॉर्क किसके वजह से एग्जिस्ट करेगा, F1 और F2 के वजह से। लेकिन नेट फोर्स देखो तो F1 F2 अपोजिट, F3 F4 अपोजिट, तो सम ऑफ फोर्स तो निश्चित ही इसमें भी 0 ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हर केस में 0 हो गए अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे हैं। इस केस में टॉर्क 0 हो गए। टॉर्क 0 का मतलब यहां पे बोल सकते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। फोर्स 0 का मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो हर केस में है, लेकिन रोटेटरी इक्विलिब्रियम सिर्फ इस केस में हुआ व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री है तो इसमें टॉर्क 0 नहीं है, तो ये इक्विलिब्रियम का केस नहीं है। तो इस केस में अब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करते हैं क्या होने चाहिए। तो टॉर्क का मतलब अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितने हो जाएंगे, तो ये जो करंट कैरिंग वायर है
इस तरीके से, एक्चुअल में तो ऐसा रहा होगा। तो ये करंट कैरिंग वायर लेंथ L और B देख सकते हो दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये F1 और F2 बेसिकली जो यहां पे था अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स N होगा, करंट I होगा, इसका लेंथ स्मॉल b है और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो फोर्स यही है, रीजन L और B परपेंडिकुलर। यहां से भी देख सकते हो करंट कैरिंग वायर अंदर जा रहा है और B इस तरीके से है। तो L वेक्टर को अगर ऐसे रखते हैं और B वेक्टर ऐसे रखेंगे तो L और B परपेंडिकुलर है, तो फोर्स का फार्मूला ILB, लेकिन लेंथ स्मॉल b है तो इसलिए स्मॉल b। नंबर ऑफ टर्न्स N है इसलिए N कंडक्टर इस जगह पे होगा इनटू N। और इस दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट B के साथ थीटा बना रहा है तो ये जो कंडक्टर है तो क्या ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इधर की ओर थीटा बनाएगा? और ये लेंथ L है तो देख सकते हो कि ये नीचे का डिस्टेंस हो जाएगा L cos थीटा। सॉरी, ये एंगल थीटा नहीं होगा, थीटा आपका ये वाला एंगल होगा। रीजन, ये जो प्लेन है और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो M वेक्टर बनाया हॉरिजॉन्टल से थीटा, जैसे इस पोजीशन पे था ऐसे, पहले देखो इधर M और B, मतलब B वेक्टर और M वेक्टर पैरेलल है, प्लेन इस तरीके से है। अब इसको हमने रोटेट किया थीटा से, तो M वेक्टर B के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये जो प्लेन है पुराने पोजीशन के साथ थीटा बना रहा है। मींस प्लेन वर्टिकल से थीटा बनाएगा और M वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाया। इस पोजीशन से इसको घुमा रहा है परपेंडिकुलर रखते हुए, तो M वेक्टर B के साथ थीटा बनाया इधर की ओर और ये जो प्लेन है ये वर्टिकल के साथ थीटा बनाया। इसका मतलब ये जो प्लेन है वो वर्टिकल से थीटा बना रहा है और M वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। तो अगर ये लेंथ L है तो ये वर्टिकल का हाइट क्या हो जाएगा? तो ये लेंथ L है, ये वाला पार्ट L cos थीटा, ये वाला पार्ट L sin थीटा। तो हमें दोनों फोर्स के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये L है और ये वाला एंगल अपने को क्या हो जाएगा यहाँ पे? थीटा। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये डिस्टेंस L और ये थीटा, थीटा के सामने साइन, इसलिए ये हो जाएगा L sin थीटा। तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनटू L sin थीटा। तो अब देखो इसमें क्या लिखेंगे? N I L इंटू B, L इंटू B एरिया, तो उसको M लिखा जा सकता है। तो M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, B साइन थीटा। तो इसका मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया MB साइन थीटा। क्या पीछे के केस को यह सेटिस्फाई कर रहा है? तो अगर थीटा का वैल्यू 0 रखा जाए तो साइन 0 0, यस थीटा 0 में सेटिस्फाई हो गया, टॉर्क 0। और थीटा का वैल्यू 90 पे जाएंगे तो साइन 91, टॉर्क का वैल्यू MB, इसका मतलब दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू MB। तो थीटा 90 पे टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है और थीटा 0 पे टॉर्क 0 हो गया। तो इसका मतलब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? तो इसका मतलब यहां पे साइन थीटा आने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन M क्रॉस B या B क्रॉस M, तो आप उसके लिए डायरेक्शन यहां पे चेक करना पड़ेगा। तो M वेक्टर B की ओर आने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क किधर बन रहा है? यहां पे क्लॉकवाइज। तो टॉर्क बन रहा है क्लॉकवाइज, इसका मतलब M B की साइड में जाना जा रहा है राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल से देखेंगे तो M क्रॉस B आपको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है राइट हैंड से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किससे देखना है? राइट हैंड से। तो M B की ओर जा रहा है तो राइट हैंड से क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज। और B से M करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इधर की ओर। तो टॉर्क यहां पे क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। इस केस में देख सकते हो ना F1 F2 का फोर्स ऐसे लगा, तो टॉर्क क्लॉकवाइज है ना कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का सेंस क्या बन रहा है? M से B या B से M? तो क्लॉकवाइज बन रहा है M से B। इसका मतलब टॉर्क का प्रॉपर डायरेक्शन कौन दे रहा है? M क्रॉस B। तो इसका मतलब टॉर्क को एज ए वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? M क्रॉस B वेक्टर। तो टॉर्क एज ए वेक्टर हो गया M क्रॉस B, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया MB साइन थीटा और फोर्स तो 0 है। तो इस तरीके से किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वहां पे टॉर्क का ये जनरल फार्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि टॉर्क का फार्मूला क्या हो गया? M क्रॉस B।
क्या हो गया फार्मूला, याद रखना है। तो ये पूरा डिटेल फोर्स वगैरह तो हमने आपको अंडरस्टैंड के लिए लिया, लेकिन अब फाइनली ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। इसका मतलब टॉर्क के कैलकुलेशन के लिए फोर्स निकालेंगे, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आगे प्रॉब्लम बनाने के लिए यूज नहीं करना है। रिजल्ट को समझने के लिए हम लोग इतने डिटेल में गए। अब आगे जब भी प्रॉब्लम अप्लाई करना है तो सीधा देखना है करंट कैरिंग लूप है, इसका मतलब इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m का डायरेक्शन किधर होगा, तो उसके करंट के वजह से जो उसका अपना ऑन मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वही m का डायरेक्शन है। तो यहां से खड़े होकर देख रहे हैं करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये m का वेक्टर हो गए। तो m वेक्टर को मार्क किया, b वेक्टर को देखा, m और b के बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड mb साइन थीटा, और डायरेक्शन को डायरेक्टली बोल सकते हैं m क्रॉस b से हमें टॉर्क का डायरेक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब टॉर्क एज ए वेक्टर क्या हो गए, m क्रॉस b, वेयर m इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितने हो गए, n i a, n नंबर ऑफ टर्न्स, i करंट, a एरिया। थीटा जीरो के केस में फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और थीटा 90 के केस में टॉर्क यहां पे मैक्सिमम है लेकिन फोर्स यहां पे भी जीरो होगा। हालांकि आगे और देखेंगे थीटा 180 डिग्री के केस में भी टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि साइन 180 भी जीरो होता है। और यहां पे हम लोगों ने स्क्वायर लूप देखा, तो स्क्वायर लूप से रिजल्ट को डेराइव करना इजी हुआ, इसलिए स्क्वायर लूप लेके चले थे। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये स्क्वायर लूप नहीं भी होगा तब भी आप ये रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर सर्कुलर लूप को रख दिया जाए, तो अगर ये स्क्वायर लूप के बजाय यहां पे सर्कुलर लूप होता तब भी m और b पैरेलल है तो टॉर्क जीरो, m और b परपेंडिकुलर है तो टॉर्क का मतलब mb, लेकिन m का मतलब वहां पे क्या पुट करते, नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट i और एरिया पाई r स्क्वायर। और अगर थीटा एंगल बन रहा होता है m और b के बीच में, तो उस केस में भी टॉर्क का फार्मूला सेम, mb साइन थीटा, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो m क्रॉस b, बस m का फार्मूला का मतलब NIA और एरिया मतलब वहां सर्कल होगा तो सर्कल का एरिया कंसीडर करेंगे। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो अब आप डायरेक्ट m वेक्टर के फॉर्म में जाके, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के फॉर्म में जाके टॉर्क बता सकते हो, और सिर्फ एरिया का कैलकुलेशन का तरीका सब में अलग अलग होगा, रेक्टेंगल में अलग, सर्कुलर में अलग, जो भी स्ट्रक्चर दिया हो उसके स्ट्रक्चर से एरिया हम लोग देख सकते हैं। तो किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग लूप प्रेजेंट होता है तो उस केस में हम लोगों ने देखा कि उस पर टॉर्क कितने एग्जिस्ट कर रहा है, m क्रॉस b। m हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग लूप को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितने एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि थोड़ा अगर रिजल्ट को रिकॉल करो तो इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते थे, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में था, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर p थे, ये E था, थीटा था, तो यहां पे भी फोर्स तो जीरो बनते थे, फोर्स बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि दो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होते थे यहाँ पे, ये माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे और माइनस क्यू पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगते थे, तो फोर्स जीरो था। टॉर्क वहां पे क्या आया था, तो टॉर्क का फार्मूला आया था वहां पे P क्रॉस E। तो उधर इलेक्ट्रिक डायपोल थे और यहां पे करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल बोल रहे हैं। तो अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है और यहां पे कोई करंट कैरिंग लूप है, तो करंट कैरिंग लूप को भी तो हम लोगों ने क्या बोला, तो करंट कैरिंग लूप सर्कुलर रहे, स्क्वायर रहे, किसी भी तरीके का, अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो इसमें करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो यहां हम लोगों ने बोला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो इधर बोला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m और उधर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P बोला। आगे जब परमानेंट मैग्नेट हम लोग डिस्कस करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट में भी बोलेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है वहां पे, तो जैसे यहां इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता है चार्ज इनटू सेपरेशन, परमानेंट मैग्नेट में हो जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, लेकिन करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला हो गया NIA। तो इधर हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA, यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया आपको P का मतलब Q इनटू सेपरेशन।
तो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कोई d लिखता है, कोई 2d लिखता है। अगर d लिखा तो q इंटू डी, अगर 2d लिखा तो q इंटू 2d। लेकिन टॉर्क का वैल्यू p क्रॉस ई, तो यहां पे भी टॉर्क का वैल्यू क्या बना, तो यहां पे भी अगर एंगल ये थीटा है तो टॉर्क का वैल्यू बना था p क्रॉस ई। तो टॉर्क इज इक्वल टू p क्रॉस ई, यहां पे भी बना था टॉर्क इक्वल टू p क्रॉस ई, सॉरी यहां पे p नहीं, यहां मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या बना, m क्रॉस b। इसका मतलब जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E था उसका जगह ले लिया यहां मैग्नेटिक फील्ड B, और जैसे उधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P था तो यहां पे आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो टॉर्क बना P क्रॉस E, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप है तो मैग्नेटिक डायपोल बना, और यहां पे टॉर्क बना M क्रॉस B। लेकिन वहां पे इस रिजल्ट को फिर और आगे बढ़ाया गया था, और वहां पे बोले थे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आया था माइनस P डॉट ई। तो इनफैक्ट यहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, और अगर मैं रिजल्ट को डिराइव नहीं भी करूं तब भी आप डायरेक्टली बता सकते हो उस एनालॉजी से। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, तो जैसे वहां P डॉट ई है तो यहां हो जाएगा माइनस P डॉट ई, तो इधर हो जाएगा माइनस M डॉट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस M डॉट बी, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाता है। हालांकि इस रिजल्ट को डिराइव कर सकते हैं, तो यहां पे डिराइव करके देख लेते हैं। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट डिराइव करना हो तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहां पे वर्क डन जो हो जाएगा वो टॉर्क से निकलेगा, तो इसलिए इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, फोर्स रहता है तो फोर्स डॉट लीनियर डिस्प्लेसमेंट F डॉट डी आर लेते हैं, लेकिन फोर्स नहीं, यहां पे टॉर्क का वर्क निकाल रहे हैं तो टॉर्क डॉट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लेंगे। चलो, तो टॉर्क का क्या वैल्यू यहां पे बन रहा है, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड बन रहा है यहां पे एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब सोचो कि डी थीटा, तो मैग्नीट्यूड बाई चलो डी थीटा हो गया, लेकिन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब दोनों का डायरेक्शन, टॉर्क और डी थीटा सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पे देखा जाए तो टॉर्क का डायरेक्शन बन रहा है क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल से एम क्रॉस बी। तो एम क्रॉस बी किधर बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क है क्लॉकवाइज, टॉर्क हो रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन जो डी थीटा है तो थीटा के सेंस में, तो अगर बी को हम लोग यहां रेफरेंस लेके चलते हैं, तो अगर हमने इसको बोला ये चलो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये थीटा आगे की ओर डी थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर इसको एक्स वाई प्लेन मान लिया जाए और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो टॉर्क बन रहा है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब अगर जेड एक्सिस बाहर की ओर है, बाहर की ओर जेड एक्सिस, तो यहां एम क्रॉस बी जेड एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, यानी टॉर्क का डायरेक्शन होगा माइनस के कैप। यानी टॉर्क एज ए वेक्टर अगर हम लोग लिखना है तो यहां लिख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया माइनस के कैप। क्लियर है? टॉर्क का मतलब एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर, एम क्रॉस बी। मैं यहां पे इधर की ओर एक्स एक्सिस, इधर की ओर वाई एक्सिस ले रहा हूं। तो एम बी की ओर जा रहा है तो डायरेक्शन क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड रूल से थंब गया इनवर्ड, तो जेड एक्सिस बाहर है, उसके अपोजिट माइनस के कैप। और डी थीटा क्या लेंगे, तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट डी थीटा। तो थीटा हम लोगों ने कैसे लिया, बी को रेफरेंस लिया है, तो बी को रेफरेंस लेते हुए थीटा का ये पोजीशन आ रहा है, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंड रूल से देखो तो ये इधर की ओर, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या आ रहा है, बाहर। तो इसका मतलब डी थीटा का डायरेक्शन हो जाएगा के कैप। तो यहां पे मैंने प्रॉपर वेक्टर के डायरेक्शन तरीके से लिखा, जैसे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, तो उसी तरीके से टॉर्क डॉट डी थीटा। तो के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएंगे, यहां पे माइनस माइनस बाहर प्लस हो गए, और के कैप डॉट के कैप 1, तो यहां पे बच जाएगा एम बी साइन थीटा। तो साइन थीटा डी थीटा, एम और बी तो कांस्टेंट है, उसको भी बाहर कर सकते हो। तो एम बी कांस्टेंट बाहर, बी यूनिफॉर्म मान लेते हैं, एम बी बाहर हो गया,
और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा के डॉट के 1 माइनस माइनस प्लस, तो एम बी और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब थीटा का जो भी लिमिट हम यहां रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी उसी ऑर्डर में रखेंगे। अगर मैं यहां थीटा 1 से थीटा 2 लिख रहा हूं तो थीटा का कोई भी दो पोजीशन, एक थीटा 1 दूसरा थीटा 2, तो ये बताएगा थीटा 2 फाइनल लिए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U2 थीटा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस थीटा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग U1। लिमिट को थोड़ा जिस ऑर्डर में लिमिट रखा तो ये अपर लिमिट तो अपर का पोटेंशियल एनर्जी, ये लोअर लिमिट लोअर का पोटेंशियल एनर्जी। तो अब ये रिजल्ट को अगर नोट लिखते हो तो क्या हो जाएगा, तो एम बी कॉस थीटा 2 माइनस के साथ और थीटा 1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एम बी कॉस थीटा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। चूंकि यहां बीच में माइनस है 2 1 तो 2 1 उसी हिसाब से यहां भी सेट करो जरा, यहां माइनस के लिए तो क्या बन जाएगा, ये माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस एम बी कॉस थीटा 1। तो अब देखो दोनों के LHS और आज के, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, ये U2 थीटा 2 U1 थीटा 1, बाकी दोनों में सेम है। तो क्या इस हिस्से को हम U2 और सिर्फ इस हिस्से को U1 बोल सकते हैं कि U2 मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा 2, U1 का मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो U2 माइनस एम बी कॉस थीटा 2 हो गए और U1 हो गए माइनस एम बी कॉस थीटा 1। तो इसका मतलब अगर जनरलाइज कर दिया जाए तो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं माइनस एम बी कॉस थीटा, मतलब थीटा 1 रखो तो U1, थीटा 1 रखे तो U1 और इसमें थीटा 2 रखे तो U2, और डिफरेंस चाहिए तो U2 माइनस U1, इसका मतलब माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा 1। मीन्स ये रिजल्ट को याद रखने से काम हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी कितने, माइनस एम बी कॉस थीटा और कॉस थीटा है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट बोल सकते हैं तो माइनस एम डॉट बी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, माइनस एम डॉट बी। हालांकि कॉस का मतलब ये होता है कि थीटा 90 पे ये जीरो होगा। अगर यहां पे देखो थीटा 90 तो कॉस 90 जीरो। तो मैंने यहां U1 U2 कंपैरिजन से लिखा, लेकिन इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो कि थीटा 2 को आप थीटा लिख दो और थीटा 1 को 90 लिखो। तो थीटा 90 मतलब कॉस 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, और थीटा 2 के जगह पे थीटा लिखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब थीटा 2 को थीटा रिप्लेस किया और थीटा 1 को 90 रिप्लेस किया। थीटा 2 को क्या रिप्लेस किया, थीटा, तो माइनस एम बी कॉस थीटा, और यहां पे थीटा 1 को 90 रखा तो ये पार्ट जीरो हो गए। तो यहां पे U2 के जगह पे U और U1 का मतलब जीरो। तो रेफरेंस क्या हो गया, तो जहां का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है उसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं। तो थीटा 90 जो हो रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा है, इसका मतलब थीटा 90 जो हो गया ये बेसिकली रेफरेंस हो गए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां रेफरेंस क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और किसी भी एंगल थीटा पे जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, माइनस एम डॉट बी माइनस एम बी कॉस थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अगर इसको एनालॉगी से देखो तो दोनों एनालॉगस है, उधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या दोनों एनालॉगी समझ में आया, उधर भी फोर्स जीरो, इधर के केस में भी अगर फोर्स की बात करेंगे तो जीरो, लेकिन टॉर्क का मतलब उधर P क्रॉस ई, इधर टॉर्क का मतलब M क्रॉस B, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उधर माइनस P डॉट ई और इधर पोटेंशियल एनर्जी का मतलब माइनस M डॉट B। सिर्फ P का मतलब उधर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो कि चार्ज इनटू सेपरेशन होगा, और यहां M का मतलब NIA होगा, नंबर ऑफ टर्न्स I, करंट I, एरिया। और अगर बार मैग्नेट को इस जगह पे लेंगे तो वो तो बिल्कुल इससे काफी एनालॉगस हो जाएगा, पूरा का पूरा ही एनालॉग। उस केस में डायपोल मोमेंट भी बिल्कुल इसके एनालॉगी से हो जाएगा कि जैसे यहाँ चार्ज है तो वहां पे बार मैग्नेट में होगा आपको पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, और दोनों नॉर्थ साउथ का जो पोल स्ट्रेंथ है उसके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन, और
इलेक्ट्रिक डायपोल में चार्ज इनटू सेपरेशन, और करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA। बाकी दो फार्मूले याद रखो, टॉर्क का मतलब m क्रॉस b और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब -m.b।